हेलो एवरीवन, जैसा कि हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और ये सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर और ये क्लास 6 की है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम जानेंगे जो पुराने ज़माने में लोग थे, ठीक है, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रैवल करते थे, कौन से खाना खाते थे, ठीक है, कौन से कपड़े पहनते थे, किस तरह से उन्होंने सर्वाइव किया था, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और मैं ये भी बताऊँगी कि सीटेट के पेपर 2 में किस तरह से क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस ही आएगा पूरा पेपर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे तुषार ने इस चैप्टर की शुरुआत की है। तुषार ने ही बोला है कि जो लोग थे वो एक जगह से कैसे ट्रैवल करते थे, क्योंकि जब तुषार अपने रिश्तेदार के साथ दिल्ली से चेन्नई जा रहा था तो उसके चाचा भी उसके साथ में थे। तो चाचा ने बोला कि करीब 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू किया गया था, 150 साल पहले। तो तुषार के मन में ये बात आई कि आज के ज़माने में तो तेज रफ्तार वाली गाड़ियां हैं, लेकिन पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं था, तो वे लोग कैसे यात्रा करते थे, इसमें यही बात बोली गई है। तो अब इस जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तुषार ने ये सोचा वो कैसे यात्रा करते थे, तो यहीं पर पूरा डिस्कशन इसका किया गया है, ठीक है। प्रारंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, तो हम उन लोगों के बारे में देखिए, मैं पूरा डिटेल में पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको बता भी दूंगी कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए, ठीक है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। तो पहले के ज़माने में जो लोग भोजन का इंतजाम करने की विधि जिन्होंने विख्यात की थी, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? उन्हें जाना जाता था आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। ये भी जैसे पूछ सकता है कि आमतौर पर वो क्या खाते थे, तो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे, ठीक है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तो वे क्यों घूमते रहते थे, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा मैं बताती हूँ। जैसे पूछेगा आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, ऐसा किस कारण था, और ऑप्शन लिख देगा वो, ठीक है। तो जिसमें से ऑप्शन 1 में होगा A B C D चारों, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, या A B या C B, इस तरह से वो ऑप्शन लिख देगा। इस तरह से आजकल घुमा के क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। तो पहला कारण क्या था, देखिए पहला कारण था अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, और जब वो समाप्त हो जाते थे तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था भोजन की तलाश में, ठीक है। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या था, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। जैसे कि हिरन हो गया, वो शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था, तो जो लोग थे वो हिरन का शिकार करने के लिए उनके पीछे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तो ये था दूसरा कारण, ठीक है। जैसे कि ये ऑप्शन ए में दे देगा, ये ऑप्शन बी में दे देगा। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। फल फूल मौसम मतलब फल फूल ढूंढने के लिए वो क्या करते थे, अलग अलग मौसम में दूसरी जगह ढूंढते रहते थे, दूसरी जगह घूमते रहते थे। तीसरा कारण ये हो गया, ये आ जाएगा ऑप्शन सी में, ठीक है। और चौथा कारण क्या है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था, मतलब कि पानी की तलाश में वो इधर उधर जाते थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब ऑप्शन दे देगा A B C D, चारों सही है, चारों गलत हैं। ए सही है लेकिन बी सी डी गलत है, ए भी सही है लेकिन सी डी गलत है। इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा। तो जब तक आपको इन ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है, इन कारणों के बारे में नहीं पता होगा, आप सही टिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, तो आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करोगे आप, अब नोट करोगे कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसके कारण, पहला कारण ये लिखोगे, दूसरा कारण ये लिखोगे, तीसरा कारण ये लिखोगे एंड चौथा कारण ये लिखोगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे
जानेंगे आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, कि वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो पुरातत्वविदों के आधार पर ही तो हमें पता चला है कि आरंभिक मानव कैसे रहते थे, है ना। तो और उन्होंने पुरातत्वविदों को क्या मिली है, जैसे कि उन्हें औजार मिले हैं, लकड़ियों के औजार, हड्डियों के औजार, पत्थरों के औजार। जो आखेटक जो थे वो खाद का संग्रह करने के लिए औजार बनाते थे। ठीक है, और जिनमें से पत्थरों के औजार भी थे, लकड़ियों के, हड्डियों के, इन सभी के औजार थे। ठीक है, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था? औजारों का उपयोग आप टॉपिक डालोगे और नोट डाउन करना चालू करोगे। फल फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये आप देख पा रहे होगे चित्र में। इसमें देखिए पत्थरों के औजारों का उपयोग बाएं, यहाँ पर देखिए ये पत्थर के औजार बनाए हैं और इन्होंने इसका उपयोग किस लिए किया? जड़ों को खोदने के लिए। यहाँ पे जड़ों को खोदने के लिए पत्थर के औजार का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जानवरों की खाल, ये जानवरों की खाल है और इससे इस वस्त्र सिलने के लिए पत्थरों के औजार का यूज करें। अब जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा कि पहले आरंभिक काल में मानव पत्थरों के औजार का प्रयोग किस लिए करता था, तो आप जब ये पता होगा अपना फल फूल काटने के लिए, हड्डी और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए, ये सारे ऑप्शन होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है और आपको कौन सा टिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिटेल में पढ़ना भी ज़रूरी है। रहने की जगह, पहले के ज़माने में लोग कहाँ कहाँ रहते थे, कहाँ कहाँ अवशेष मिले हैं, तो मानचित्र 2 को देखो, ये है मानचित्र 2। ठीक है, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो कौन से स्थान है? त्रिकोण वाले, लाल त्रिकोण वाले। ये है भीमबेटका। ठीक है, ये हो गया कुरनूल गुफाएं, हुसगी, ये है त्रिकोण वाले। यहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। और भीमबेटका इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस है, इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में है। इसके बारे में हमें ज़रूर पढ़ना है, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। तो ज़्यादातर लोग वहां रहना प्रेफर करते थे जहां पर अच्छे पत्थर हों। ठीक है, तो देखिए भीमबेटका मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और ये किस लिए फेमस है? इस पुरास्थल पर, नोट डाउन कर लीजिएगा ये चीज़। ठीक है, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन इन्होंने यहाँ चुन लिया है, क्या पूछ लिया है, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? क्योंकि इन गुफाओं में उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। और ये गुफाएं क्या थी? नर्मदा घाटी के पास थी, इसलिए इन्हें पानी भी मिलता रहता था वहाँ पे। ठीक है, और उन्हीं गुफाओं में क्या मिला है? उन्हीं गुफाओं में चित्र भी मिले हैं। कैसे चित्र? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। ये है जंगली जानवर जिनका ये शिकार कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे चित्र भीमबेटका में भी मिले हैं और उत्तर प्रदेश की गुफाओं में भी मिले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया भीमबेटका जैसी जगहों में पहले लोग रहना क्यों पसंद करते थे। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये है भीमबेटका, मध्य प्रदेश की गुफाएं, ये देखिए। पुरास्थल, अब हम जानेंगे पुरास्थल क्या होता है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही नोट डाउन कर लीजिए, पुरास्थल किसे कहते हैं? जहां पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ के चले गए जो हमें अवशेष मिले हैं। ये अवशेष कहाँ हो सकते हैं? जमीन के ऊपर भी हो सकते हैं, जमीन के नीचे भी हो सकते हैं, समुद्रों में भी हो सकते हैं, नदी के तल में भी हो सकते
सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, अवशेष बोलते हैं। और पुरास्थल किसे कहते हैं, जहाँ पर ये अवशेष मिले हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे आग की खोज। तो पहले तो मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, जो कि मैंने ट्रायंगल में आपको दिखाया था, भीमबेटका और कुरनूल, ठीक है। तो कुरनूल के बारे में अब हम यहाँ पढ़ेंगे। कुरनूल में क्या हुआ, कुरनूल में राख के अवशेष मिले। इंपॉर्टेंट है, कथन में पूछ सकता है ये, ठीक है। जैसे कथन और कारण दे देगा। कुरनूल किस लिए प्रसिद्ध है, तो कुरनूल गुफा में क्या मिला है, ऐसे पूछेगा। तो कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं, मतलब कि आरंभिक लोग आग जलाना यहाँ पर सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो राख के अवशेष कहाँ मिले हैं, कुरनूल गुफा में मिले हैं राख के अवशेष, ठीक है। अब नाम और तिथियों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। पहले तो ये नोट डाउन करिए, आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। और यहाँ दो शब्दों, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है, ठीक है, पत्थर से बना है। यहाँ नाम पुरास्थलों से प्राप्त, क्यों रखा था यहाँ नाम इन्होंने पुरा पाषाण काल इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पत्थर के औजारों का महत्व ज़्यादा बताया गया है, इसलिए इन्होंने इस युग को, आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहा था, ठीक है। और पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग, ठीक है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए, जो अंडरलाइन किया है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ से देखिए। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। दोनों चीजें याद रखिए आप, मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग कब से था, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता था, ठीक है। माना गया है किसका, हमें जब से पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसका, और उसे क्या कहते हैं, मेसोलिथ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें क्या कहते थे, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था, ठीक है। जिस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ कहा जाता था, यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। और इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे, ठीक है। इन औजारों में क्या मिलते थे, हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। अब जैसे पूछ लेगा कि औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार किस युग में मिले हैं, तो ये कहाँ मिले हैं, लघु पाषाण में मिले हैं, ठीक है। लघु पाषाण को और क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है, ठीक है। 10,000 साल पहले से जो युग चालू होता है उसे क्या कहते हैं, नवपाषाण युग कहते हैं। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। कब से बढ़ने लगी, 12,000 साल पहले। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर रह सकते हैं। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक नज़र डालते चलो। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, ठीक है। इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। खेती और पशुपालन की शुरुआत, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। इसके कुछ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि क्या हुआ होगा। ये देखिए, हमने एक तरह से ना परसेप्शन बना लिया है कि ऐसा किया होगा, महिलाओं, पुरुषों तथा बच्चों ने क्या किया होगा, अनाजों को बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वह यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या बन गए, कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कौन था, ये सभी को पता होगा, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये इंपॉर्टेंट है। वो सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, तो वो कुत्ता था, ठीक है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर और भी जानवरों को क्या करने लगे, पालने लगे। ऐसे जानवर
क्या करते थे, झुंड में रहते थे और घास खाते थे। और ये जो जानवर थे अक्सर क्या करते थे, जंगली जानवरों के आक्रमण से लोगों की सुरक्षा करते थे। और धीरे धीरे लोग क्या हुए, पशुपालक भी बन गए। यहाँ पर बताया गया कि कृषक कैसे बने लोग धीरे धीरे, और यहाँ पर बताया गया है कि पशुपालक धीरे धीरे कैसे बने। इसमें से ज़्यादा मतलब फैक्चुअल तो नहीं, लेकिन कथन और कारण जैसे में ये डाल सकता है क्वेश्चन, ठीक है। घरेलूकरण की प्रक्रिया, घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है बोला जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया ही घरेलूकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, ठीक है। ये पॉइंट नोट डाउन करके चलिए, लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उनको उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर क्या होते हैं, अहिंसक होते हैं। कैसे जानवरों को प्रजनन के लिए चुना जाता है, जो अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए, ठीक है। क्या होते गए, पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे से बदलते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग क्या हो गए, छोटे होते गए। यहाँ पे ये सुअर के दांत का एक चित्र दिया गया है, ये है जंगली सुअर का और ये है पालतू सुअर का, ठीक है। तो ये घरेलूकरण की पूरी प्रक्रिया बताइए कि लोगों ने किस तरह से पौधों का चयन किया, किस तरह से जानवरों का चयन किया, और फिर जानवरों में भी बदलाव होते गए, ठीक है। जो जानवर घर में रह रहे थे उनमें बदलाव होते गए, जो पौधों को उन्होंने उगाया था लोगों ने उसमें बदलाव देखा गया, ठीक है। तो जंगलीपन उनका खत्म हो गया पूरी तरह से। जब लोगों ने अपने घर में पौधों को उगाना और जानवरों को पालना शुरू किया तो जानवरों का जो जंगलीपन था वो खत्म हो गया। और ये जो घरेलूकरण की प्रक्रिया ये पूरी दुनिया में चलती रही, या करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भी भोजन करते हैं वह इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृषि के लिए अपनाई गई जो सबसे प्राचीन फसल है वो कौन सी है, गेहूँ तथा जौ है। और उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते तथा कुत्ते के बाद भेड़ बकरी है। फसल कौन सी है, गेहूँ तथा जौ। और पालतू पशु कौन सा है, पहला है कुत्ता, और अगर कुत्ते के अलावा पूछा जाए तो भेड़ और बकरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, फिर भी देख लेते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। तो ठीक है, अनाज का उपयोग किस लिए करते थे, बीज के रूप में करते थे, खाद के रूप में, उपहार भी देते थे और भंडारण के लिए भी ये लोग करते थे, ठीक है। जो पुराने जमाने के लोग थे तो वो इन रूपों में अनाज का उपयोग करने लगे थे। तो फिर बाद में क्या किया इन्होंने, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनाई और जमीन में गड्ढा खोदा जिसमें वो क्या करते थे, भोजन संग्रह करते थे। भोजन संग्रह किस में करते थे, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में, टोकरियों में और जमीन में गड्ढा खोद कर, ठीक है। ये तीनों पॉइंट है, आप नोट डाउन कर सकते हो। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, इसके बारे में देखते हैं। जानवर बच्चे देते थे, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, यही पॉइंट केवल ठीक है, बाकी ऐसा ही एक जानकारी दी गई है इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में। पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में। आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिण भारत में, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।
ये जो स्थान है यहाँ पर क्या था, कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलिए। कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ कहाँ कहाँ थी, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों तथा पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है ये गलती से या जानबूझ के जलाए गए होंगे। दोनों की पहचान करते हैं वैज्ञानिक। इस तरह उपाधि विभिन्न बहुत सारी फसलें उगाई जाती हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो मतलब कि आधुनिक कश्मीर है और पूर्वी और दक्षिण भारत है, वहाँ पर जले हुए अनाज तथा ऐसे ही अनाज और जले हुए अनाज दोनों के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्थायी जीवन की ओर। तो स्थायी जीवन मतलब कि लोगों ने कैसे रहना स्टार्ट किया। पुरातत्वविदों को हम पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। ठीक है, जैसे कि बुर्ज होम, यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए। ठीक है, दूसरी लाइन से। ठीक है, बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। गर्तवास कहा जाता था इसे। ठीक है, पुरातत्वविद को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। जो बुर्ज होम था वहाँ पे लोग अंदर भी खाना बनाते थे और घर के बाहर भी खाना बनाते थे मौसम के अनुसार। ठीक है, और बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। जो औजार पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है उन्हें नवपाषाण युग का औजार माना गया है। इसमें नवपाषाण युग के औजारों की विशेषताएं नोट डाउन करिए। नवपाषाण युग के औजारों की विशेषताएं क्या थी, उनमें बहुत ज़्यादा धार थी, अधिक पैनापन था। ठीक है, और अधिक पैना करके उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का उपयोग किया जाता था अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए। मतलब कि जो कुटना होता है उसका प्रयोग किया जाता था और आज हजारों सालों बाद भी हम उसका प्रयोग करते हैं अनाज को पीसने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कुछ आज ये हैं नवपाषाण युग के कुछ उपकरण जिनका प्रयोग अनाज तथा मसाले पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था और बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे नवपाषाण युग में मिला है ये। ठीक है, और इनका प्रयोग क्यों करने लगे थे लोग, जैसे चावल, गेहूँ, दालें, इनका भंडार करने के लिए। तो जैसे पूछ लेगा कि लोग किस युग के लोग बर्तनों का प्रयोग करने लगे थे अनाज के भंडारण के लिए, तो नवपाषाण युग के लोग जो है भोजन के, अनाज के भंडारण के लिए बर्तन का प्रयोग करने लगे थे और कपड़े बुनने लगे थे। ठीक है, कपास जैसे पौधे उगाए जाते थे। किसके लिए उगाए जाते थे, कपड़ा बुनने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कपास जैसे पौधे उगाए जाते थे कपड़ा बुनने के लिए और बर्तनों का प्रयोग किया जाता था अनाज रखने के लिए। कब, नवपाषाण युग में। ठीक है, अब जैसे कि पूछ लेगा क्या ये परिवर्तन एक साथ आए, तो ऐसा नहीं है, एक साथ नहीं आया परिवर्तन। एक जगह क्या हुआ, स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, तो दूसरी जगह क्या हो रहा था, खेती और पशुपालन हो रहा था। और बहुत लोग जो थे वो मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो ये टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पर अलग अलग परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, मेहरगढ़ यहाँ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मेहरगढ़ कहाँ है, मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास है और बोलन दर्रा कहाँ, ईरान जाने वाले रास्ते में है। मेहरगढ़ क्या है, मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ उगाना, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ में, ठीक है, मेहरगढ़ में सबसे पहले लोगों ने जौ उगाना, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं जिनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ बकरियों की हड्डियां हैं। और देखिए मेहरगढ़ में क्या, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ये देखिए इस तरह के अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ में। प्रत्येक घर में चार या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो मेहरगढ़ में क्या होता था, जब कोई आदमी मर जाता था तो उसको दफनाते थे और उनके साथ, दफनाने के साथ उनमें
में उसकी ज़रूरी चीज़ें भी रखी जाती थी, क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कहाँ के लोग जो थे वो आयताकार घरों में रहने लगे थे और उनका मानना ये था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो आपको पता होना चाहिए मेहरगढ़ जो है वो राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, देखिए ये है कब्र का चित्र। ठीक है, मेहरगढ़ में ऐसी ही कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक है, उसके साथ एक बकरी है। ठीक है, बकरी को भी दफनाया गया है, पर लोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया है। इसमें क्या है, मृतक के खाने के लिए चीजें रखी गई हैं। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो ये यहाँ तक थी चैप्टर 2। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। कल हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3। ओके।